अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, हमने पिछली वीडियोस में क्या डिस्कस किया था। हमारी पिछली लास्ट वीडियो थी चैप्टर नंबर 5 क़वायद का किरदार यानी कि रोल ऑफ ग्रामर पर। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक था वो। अब उसी के सवालात और जवाबात आज हम डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत शॉर्ट स्वीट टॉपिक है, जैसा कि ये छोटा सा एक टॉपिक था, यानी कि चैप्टर जो हमारा 5th चैप्टर छोटा था, तो ये भी सवालात 16 ही सवालात हैं ये। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बगैर ना जाएं। देखिए, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर। किसी लफ्ज़ को जानने का मतलब क्या है? किसी लफ्ज़ को जानने का मतलब क्या है? ए ऑप्शन है इसके माखज़ को जानना, इसकी हैयत। बी ऑप्शन है इसकी हैयत को जानना। सी ऑप्शन है इसके मायने को जानना और डी है इसके हिज्जे को जानना। तो देखिए, इसके माखज़ को जानना यानी कि इसके ये जो बयान कर रहा है लफ्ज़, उसको अख़्ज़ करना यानी कि समझना। मगर हम जो है समझने के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। मगर अख़्ज़ करना बोले तो एकदम लास्ट की स्टेज हो जाएंगी कि फ़हम और तफ़हीम भी हो गई बच्चों की और उन्हें अख़्ज़ भी हो गया। इसकी हैयत को जानना, जी नहीं, हैयत यानी कि स्ट्रक्चर की बात तो यहाँ पर नहीं हो रही है। तो सी ऑप्शन है इसके मायने को जानना, ये हो सकता है। इसके हिज्जे को जानना, जी नहीं, हिज्जे को जानना तो ये तो प्राइमरी बच्चों के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी लफ्ज़ को जानने का मतलब है, तो किसी लफ्ज़ को जानने का मतलब होगा उसके मायने को जानना। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ओवर हियर। अब देखिए, दूसरा सवाल है, क़वायद पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब कैसा पढ़ाया जाना चाहिए हम लोगों को। ए ऑप्शन है अलग थलग, बी है उसूल रटाकर, सी है अमली मशक़ों के ज़रिए और डी है सियाक़ में। देखिए, अलग थलग पढ़ाने से बच्चों को क़वायद यानी कि ग्रामर याद होगा क्या? नहीं होगा। अलग नहीं बताना है हमको। हमने पहले डिस्कस किए हैं कि बच्चों को ग्रामर जो है साथ में इंटीग्रेट करके ही पढ़ाएं, यानी कि बच्चों को उससे मुंसलिक ही पढ़ाएं अपने कंटेंट के। अगर आप उसूल रटाकर पढ़ेंगे तो वो तो कभी उनको याद नहीं होगा। अमली मशक़ों के ज़रिए कराएंगे। देखिए, अमली मशक़ों के ज़रिए वो सिर्फ रट सकते, हाँ, याद तो नहीं हो सकता उनको। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सियाक़ में क़वायद को पढ़ाएं। ठीक है, तो क़वायद पढ़ाया जाना चाहिए। किस चीज़ में? सियाक़ में क़वायद पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा सवाल देखते हैं हम। क़वायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद है। क़वायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या है, यहाँ देखेंगे। देखिए, हम ए ऑप्शन है आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना, बी ऑप्शन है आमोज़गारों की इल्म को महफूज रखने की सलाहियत में बेहतरी करना, सी ऑप्शन है आमोज़गारों की तफ़हीम की सलाहियत का अंदाज़ा करना, डी है तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर और दुरुस्त करना। तो देखिए, क़वायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या होगा? तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर और दुरुस्त करना। ये एक चीज़ है, मगर ये क़वायद के ज़रिए नहीं, हम पहले भी सिखाते बच्चों को। आमोज़गार की तफ़हीम की सलाहियत का अंदाज़ा लगाना, इससे क़वायद से थोड़ी लग सकता वो। ठीक है, आमोज़गारों की इल्म को महफूज रखने की सलाहियत में बेहतरीन, नहीं जी नहीं। तो क़वायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद होगा आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना। क़वायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद है। तो समझ गए आप लोग, आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना ही क़वायद पढ़ाने का क्या है? बुनियादी मकसद है। क्योंकि हम अगर बोल नहीं पा रहे तो हमें क़वायद बिल्ट होंगे ही नहीं, क्योंकि हमको क़वायद की ज़रूरत क्या में पड़ती? जैसे कि इंग्लिश मराठी में हमको ज़रूरी रहता कि क़वायद जानना, क्योंकि किस तरह से बोलना है, तरसील की सलाहियत में हमको इजाफ़ा करना चाहिए। तो इसके लिए क्या कारआमद है? क़वायद। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 4 यहाँ पर। उस्ताद किसी रेडियो की मदद से नहवी साख्तों और क़वायद के उसूलों का तारुफ़ कराता है। तलबा लिखते या बोलते वक्त बेहतर तरसील के लिए इन साख्तों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीक़ेकार को कहते हैं डैश। देखिए, क्या कहते हैं, देखेंगे हम। ए ऑप्शन है तश्कीली यानी कि कंस्ट्रक्टिव, इस्तिक़राई इंडक्टिव और इस्तिग़राजी डिडक्टिव और डी है तख़फ़ीफ़ी रिडक्टिव। देखिए, तलबा जो है रेडियो की मदद से नहवी साख्तों, उस्ताद जो है रेडियो की मदद से नहवी साख्तों और क़वायद के उसूलों का तारुफ़ करा रहे। क्या करा रहे? तारुफ़ करा रहे। तो यहाँ तलबा जो है लिखते या बोलते वक्त बेहतर तरसील के लिए इन साख्तों का क्या कर रहे? इस्तेमाल कर रही। तो इसको हम क्या कहेंगे?
इसको हम जो है तश्कीली तरीका कहेंगे। क्या तश्कील तो जब करते बच्चे जब कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट में रहते ठीक है। तो तलबा उस्ताद जो है इनको बता दे रहे उसूलों का तारुफ पहले हो चुका है। उसूलों का तारुफ क्या हो चुका है, पहले हो चुका है। तो फिर उसके बाद जो है बच्चों को हम ये तरीक़ाकार को क्या कहते हैं ये बोलने को कह रहे, यानी कि प्रिंसिपल्स हमने पहले बता दिए। तो देखिए याद करिए इस्तिखराजी और इस्तिखराई तरीक़ा। इस्तिखराई तरीक़ा कैसे जाता है, एग्जाम्पल्स टू प्रिंसिपल्स जाता है इस्तिखराई तरीक़ा, और इस्तिखराजी जाता है प्रिंसिपल्स टू एग्जाम्पल। तो डिडक्टिव मेथड क्या होगा, डिडक्टिव मेथड इसका सही जवाब होगा, यानी कि चौथे सवाल का, जिसमें उस्ताद जो है रेडियो की मदद से बच्चों को नहवी साख्त की मदद से क़वाइद के उसूल का तारुफ करा रहे, लेकिन तलबा जब लिखते या बोलते वक्त बेहतर तरसील में इन साख्तों का इस्तेमाल कर रहे, तो इस तरीके को क्या कहेंगे, डिडक्टिव मेथड कहेंगे। सी ऑप्शन। पांचवा सवाल देखिए, क़वाइद सिखाने के मौजूदा तरीक़े में ज़ोर दिया जाता है किन चीज़ों पर। ए है क़वाइद बज़ाते ख़ुद पढ़ाने पर, और बी है क़वायदी उसूलों की मश्क़ पर, सी है मुख्तलिफ़ क़िस्म के जुमलों की साख्त या ज़मानों की शक्लों पर, और डी है क़वाइद इस वक्त सिखाने पर जब आमोज़गार L2 सीखना शुरू कर दें। L2 यानी कि लैंग्वेज 2, L2 यानी कि लैंग्वेज 2। देखिए क़वाइद सिखाने के मौजूदा तरीक़े में किन पर ज़ोर दिया जाता। क़वाइद बज़ाते ख़ुद तो बच्चे नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो थोड़ा सा बच्चों के लिए समझने के लिए हार्ड हो जाता। क़वायदी उसूलों की मश्क़ करके तो बिल्कुल भी नहीं। मुख्तलिफ़ क़िस्म के जुमलों की साख्त या ज़माने की शक्लों पर, जी नहीं। देखिए मौजूदा तरीक़े में किन क़वाइद सिखाने के मौजूदा तरीक़ों में किन चीज़ों पे ज़ोर दिया जाता, तो वो है क़वाइद उस वक्त सिखाने पर जब आमोज़गार L2 सीखना शुरू करे। अगर यही सवाल आपको अगर पलट कर पूछा जाता कि मौजूदा नहीं साबिक़े तरीक़े में, यानी कि पुराने उसमें कैसा कहा जाता था, साबिक़ा तरीक़े में क्या ज़ोर दिया जाता था, तो साबिक़ा तरीक़े में जो है पहले उसूल रटवा दिए जाते थे, बाद में जो है बताया जाता था। मगर अब हम क्या करते, पहले बच्चों को मिसालों के ज़रिए वाज़ेह करते और फिर समझाते। और ये क़वाइद कब सीखना ज़रूरी है आमोज़गार को, जब वो L2 सीख रहा है या सीखना शुरू कर रहा है। देखिए आया समझ में आपको। अब देखिए छठा सवाल है, क्लासरूम में एक माहौल बनाने के लिए जिसमें तमाम तलबा अपने ख़यालात पूरी दुरुस्तगी से ज़ाहिर कर सके, कही गई बातों को समझ सके और पढ़े जाने वाले मतन का तज्ज़िया कर सके, ज़रूरी है कि देखिए क्लासरूम में अपने को माहौल बनाना है बच्चों के लिए, तो और उसमें जो है तलबा को अपने ख़यालात की दुरुस्तगी ज़ाहिर करना चाहिए। हमको बच्चों को इतना कंफर्टेबल फ़ील कराना है कि वो अपने ख़यालात को जो है सही ज़ाहिर कर सके दुरुस्तगी से, और कही हुई बातों को वो समझे, और पढ़े जाने वाले मतन का, यानी कि हम जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसका तज्ज़िया कर सके। तो इसके लिए क्या ज़रूरी होगा, देखिए हम देखेंगे। ये ऑप्शन है ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करने से तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हर्फ़ ज़बान के साथ मादरी ज़बान में इस्तेमाल किया जाए, जी नहीं। क़वाइद के उसूलों को याद किया जाए। देखिए क़वाइद के उसूलों को याद करने से हमको मंजिल मिलेंगी क्या, इसकी नहीं। डी है नहवी साख्तों और इनके इस्तेमाल की समझ पैदा की जाए। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि एलिमिनेशन करना सीखिए, ये तीनों से बेटर ऑप्शन क्या लग रहा है हमको, डी लग रहा है। क्या लग रहा है, डी लग रहा है। क्यों, क्योंकि नहवी साख्तों से और उनके इस्तेमाल की समझ पैदा की जाए, यानी कि हम बच्चों में क्या करने के पर जोर दे रहे हैं, उन्हें समझ पैदा करने पर जोर दे रहे हैं। तो ये हमारा हुआ छठा सवाल। सातवां सवाल है, हदफ ज़बान के क़वाइद की तदरीस। ए ऑप्शन, यानी कि हदफ ज़बान यानी कि टारगेट लैंग्वेज, हदफ ज़बान यानी कि टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, मादरी ज़बान के अलावा जो ज़बानें हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सानवी ज़बान वगैरह, वो टारगेट लैंग्वेज कही जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, मराठी, ठीक है। अब देखिए सातवां सवाल है, हदफ ज़बान के क़वाइद की तदरीस।
ए ऑप्शन है क़वायद को समझने के लिए टेक्नोलॉजी के लाजमी ताउन का तकाजा करती है। देखिए हमने कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि क़वायद को समझने के लिए टेक्नोलॉजी का लाजमी ताउन का तकाजा करती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर सकते मगर लाजमी यानी कि कंपलसरी तो ये नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो ये हुआ गलत। आमोज़गारों से हद दर्जा तवानाई इस्तेमाल करने का तकाजा करती है, ऐसा भी हमने कभी नहीं कहा ना कभी डिस्कस किया, ठीक है। मतन को जांचती परखती है और इस बात की फहम पैदा करती है कि ज़बान एक निज़ाम पर मबनी होती है, ज़बान एक निज़ाम पर मबनी होती है। देखिए ये इसमें थोड़ा दम लग रहा बात में। डी है तलबा को ज़बान इस्तेमाल करने की तरगीब देती है। देखिए डी भी हो सकता था मगर हमारे पास जो है सही जवाब क्या है, पहले किस उसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव बता रहा हमको कि मतन को जांचती परखती है। अदब ज़बान की क़वायद की तदरीस क्या करती है, मतन को जांचती परखती है और इस बात का फहम पैदा करती है कि ज़बान एक निज़ाम पर मबनी है, ठीक है। टारगेट लैंग्वेज की ग्रामर क्या कहती है कि तदरीस क्या कहती है हमको कि वो जो है क़वायद पहले मतन को जांचती परखती फिर इस बात का फहम पैदा करती कि ये एक निज़ाम पर मबनी है, यानी कि इसका एक खुद सांचा होना चाहिए, एक मैनेजमेंट होना चाहिए। देखिए 8वां सवाल है, ज़बान की तदरीस में तनाज़री और सियाक़ बंद क़वायद से मुराद है। देखिए थोड़े हार्ड वर्ड से आप लोग परेशान ना हो। तनाज़री और सियाक़ बंद क़वायद से मुराद क्या है ज़बान की तदरीस में? देखिए ए ऑप्शन है मश्क, क़वायद और तहरीर के दरमियान रिश्तों की निशानदेही करने पर ज़्यादा तवज्जो ना होना। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क़वायद को पूरी तरह खोल खोल कर पढ़ाना भी हो सकता मगर हमने कहीं ये पढ़े नहीं। किसी फितरी बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनना ताकि दुरुस्ती बरकरार रहे। देखिए रिकॉर्डिंग सुनना एक अच्छी चीज़ है मगर उसी से ही हमारा तनाज़री और सियाक़बंद क़वायद हो जाएगा क्या कंप्लीट? जी नहीं। देखिए क़वायद की फ़हम पढ़ने और सुनने में सरगर्मियों से खुद ब खुद पैदा, वेरी गुड आंसर है ये, तो ये हमारा जो है सही आंसर होगा। क़वायद हमें कैसे आता है? क़वायद की फ़हम पढ़ने और सुनने में हम एक्टिविटीज़ के ज़रिए खुद ब खुद उससे मुंसलिक हो जाते हैं, यानी कि हम उसकी सरगर्मियों से खुद ब खुद हमें फ़हम पैदा होता क़वायद के तई, ठीक है। तो क़वायद की फ़हम पढ़ने और सुनने में सरगर्मियों से खुद ब खुद पैदा हो जाती है ज़बान की तदरीस में तनाज़री और सियाक़बंद क़वायद, ठीक है। अब देखिए 9वां सवाल है, सानवी ज़बान की लिसानी सलाहियत आदत की सतह पर वाक़े होती है, इससे क्या मुराद है? मुनासिब नहवी साख्त और ज़ख़ीरा अल्फाज वाले जुमले बनाना या आवाज़ो लफ्ज़ों फ़िक्रों और मुआयने को पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसे जुमले बनाना जो अहले ज़बान बोलते हैं, आम बातचीत में आने वाली जुमलों की बुनियादी साख्तों को याद करना। देखिए सानवी ज़बान की जो लिसानी सलाहियत की आदत जो है हमारी किस सतह पर वाक़े होती, तो इससे क्या मुराद है बोल रहा हूँ, इससे क्या मुराद है, ठीक है। देखिए आवाज़ों लफ्ज़ों फ़िक्रों और मायने को पढ़ाया जाना चाहिए, ये तो अलग बात हो जा रही है। ऐसे जुमले बनाना जो अहले ज़बान बोलते हैं, जी नहीं। आम बातचीत में आने वाले जुमलों की बुनियादी साख्तों को याद कराना, जी नहीं। देखिए मुनासिब नहवी साख्त और ज़ख़ीरा अल्फाज वाले जुमले बनाना यहाँ सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो मुनासिब नहवी साख्त और ज़ख़ीरा अल्फाज वाले जुमले बनाना हमारे लिए जो है बहुत, हमारी यानी कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं सानवी ज़बान की लिसानी सलाहियत की आदत में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। 10वां सवाल है, सूतिया यानी कि फ़ोनेम्स किसे कहते हैं? देखिए ये हमें ऐसे भी पूछ सकता था कि फ़ोनेम्स या सूतिया यानी फ़ोनेम्स यानी, तो आपको याद रखना है कि सूतिया, फ़ोनेम्स यानी सूतिया। सूती से याद रखें आप कि ये सुनने पर डिपेंड करता है, सुनने पर डिपेंड करता है, ठीक है। तरतीब नहवी की एक किस्म, जी नहीं। क़वायद की बुनियाद, देखिए क़वायद की बुनियाद तो नहीं कहेंगे इसको, क़वायद का ये एक हिस्सा है फ़ोनेम्स, सूतिया। सी है किसी ज़बान की मायनवी इकाइयाँ, डी है किसी ज़बान की सूती इकाइयाँ। याद रखिए सिर्फ सूती पे आपको नहीं जाना है, किसी ज़बान की सूती इकाइयाँ कह रहे हैं वो, तो ये होगा हमारा सही जवाब।
सूतियाँ, फोनिम्स यानी कि किसी ज़बान की सूती इकाइयाँ जो आवाज़ ज़ाहिर कर रहे हों, ठीक है। अब सवाल नंबर 11 है, उस्ताद देखता है कि सुरैया अपने जवाबात में ज़माना-ए माज़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाती। सुरैया एक बच्ची है जो अपने जवाबात में ज़माना-ए माज़ी यानी कि पास्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सक रही, लेकिन उस्ताद की मौजूदगी और हमजोलियों की रहनुमाई में वो ज़माना-ए माज़ी का इस्तेमाल कर लेती है। इस रहनुमाई को क्या कहा जाता है? देखिए, हम मौजूद है, उस्ताद मौजूद है या फिर उसके ग्रुप के मेंबर्स मौजूद है, तो जब वो ज़माने में माज़ी इस्तेमाल कर ले रही है, मगर जब वो अकेली हो या उसे खुद कहने के लिए बनाने के लिए कहा जाए, तो वो ज़माना माज़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो हमारी मौजूदगी में ये कर सक रही है, इसको हम क्या कहेंगे? देखिए, कहीं भी बताया गया है कि रहनुमाई अगर आप कर रहे हैं, यानी कि बच्चों की थोड़ी-सी रहनुमाई कर रहे, या कोई भी ग्रुप मेंबर आपकी रहनुमाई कर रहा, तो उसे क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। उर्दू में कहेंगे मचान बंदी। उर्दू में कहेंगे मचान बंदी। स्कैफोल्डिंग याद रखिए, इंग्लिश में भी पूछा जाता है और सीडीपी में भी पूछा जाता है कि बहुत ज़्यादा पेडागोजी में जो है लंबा क्वेश्चन रेज करके जो है स्कैफोल्डिंग का पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 12वां सवाल है, ज़बान सीखने में क़वायद की बाज़ गलतियाँ फितरी तौर पर होती हैं, ऐसे में उस्ताद को चाहिए कि वो क्या करना चाहिए? देखिए, गलतियाँ हमारे सीखने का जो है आमूज़िश का हिस्सा होती हैं, ठीक है। क्लास में की जाने वाली गलतियों को फ़ौरन दुरुस्त करें ताकि तलबा दूसरों की गलतियों से सीख सकें। सही लग रहा है हम लोगों को ये, मगर हम आगे के ऑप्शन देखे बगैर नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। तालिब इल्म को बोलने या पढ़ने दें और फिर गलतियों को दुरुस्त करें। तालिब इल्म को बोलने या पढ़ने दें। देखिए, इसमें तो कुछ सही बात नज़र नहीं आ रही। तलबा को गलतियां करने दे कि वो फितरी है। बिल्कुल, तलबा को गलतियां करने दे, यानी कि तलबा तो गलतियां करते हैं, मगर उन्हें दुरुस्त करना, उन्हें सही करना, उनकी जो है स्कैफोल्डिंग करना, उनकी दुरुस्ती करना हमारा काम है। तो ये ऑप्शन भी गलत। कमज़ोर तलबा की निशानदेही करके उन्हें अलग करे। देखिए, आगे का तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग करे जहाँ आ गया तो समझ जाएं आप कि ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। ज़बान सीखने में क़वायद की बाज़ गलतियाँ फितरी तौर पर होती हैं, ऐसे में उस्ताद को चाहिए कि वो क्लास में की जाने वाली गलतियों को फ़ौरन दुरुस्त करे ताकि तलबा दूसरों की गलतियों से सीख सके, ठीक है। अब सवाल नंबर 13 है, 3 ही सवाल रहे हैं हमारे। क़वायद की तदरीस सबसे फितरी तौर पर कारगर होती है जब, यानी कि क़वायद जो है फितरी तौर पर कब कारगर होती है, कब जो है ज़्यादा यूज़फुल होती है, कब कारामद साबित होती है? ये ऑप्शन है, उस्ताद वक्फे से मुख्तलिफ मुद्दती क़वायद की क्लास लेता है। जी नहीं। तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद ठीक करते हैं। हाँ, ये हो सकता। उस्ताद सिर्फ चंद इधर उधर की महारतें सिखाता है। जी नहीं। मश्क के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाता है। जी नहीं। तो 13वें सवाल का जवाब हमें यहाँ बेहतर लग रहा है और यही सही है। क़वायद की तदरीस सबसे फितरी तौर पर कारगर तब होती है जब तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद ठीक करते हैं। 14वां सवाल है, देखिए हमारा, जब एक तालिब इल्म को ज़माने की किस्मों को समझने में दुश्वारी हो तो इसका तदारुक कैसे करेंगे? जब एक तालिब इल्म को ज़माने की किस्में यानी कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वगैरह, ज़माना-ए हाल, ज़माना-ए माज़ी, ज़माना-ए मुस्तक़बिल, तो इन चीज़ों में जो है बच्चों को क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है। क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है बच्चों को। तो हम बच्चों को ये किस्में समझाने में, इसका किस्मों में दुश्वारी हो रही बच्चों को, तो तदारुक कैसा करेंगे, यानी कि इसका हल हम क्या निकालेंगे? तो देखिए, ऑप्शंस है, तलबा खुद जुमले बनाएं और टीचर उनकी सरगर्मी में मदद करें। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा कि समझने में दुश्वारी हो रही, तो बच्चे बनाएंगे कैसे जुमले? ठीक है, टीचर तो करेंगे ही मदद, मगर ये गलत हो रहा। तलबा को क्लासरूम के बाहर भी जुमलों की साख्त की बुनियाद पर मश्क करवाना।
तलबा को क्लासरूम के बाहर भी जुमलों की साख्त की बुनियाद पर मशक कराना, क्या ये सही लग रहा आपको? नहीं। सी है असल ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात की मदद से मशक कराना। डी है मुख्तलिफ जुमलों की मशक करने के मौके फराहम कराना। देखिए, सबसे बेटर ऑप्शन है कि असल ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात की मदद से मशक करना। अब आप अगर बताएंगे बच्चों को कि बेटा आपने कल क्या खाया था, यानी कि कल और क्या खाया था, कल और खाया क्या हो जा रहा? ज़माना माजी से मुंसलिक हो जा रहा। ठीक है, अब ज़माना हाल की बात कर रहे, तो आप क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं? ठीक है, खा रहे हैं किन चीज़ों में शुमार है? हाल में। तो बच्चों को ये बताएं कि देखिए बेटे आप खा रहे हैं, ये ज़माना हाल है, यानी कि अभी रिसेंट में ये चल रहा है। और माजी यानी कि आप कल खा चुके, खाया या खा लिया या खा चुके, ये क्या है? ज़माना माजी से मुंसलिक है, जो हमारी गुजरी हुई बातों के बारे में बता रहा है। अब मुस्तकबिल है, तो आप कल क्या खाएंगे, ये पूछना भी क्या है? मुस्तकबिल का सवाल है। या फिर आप कल क्या करेंगे? ठीक है, तो आपको समझ गया होगा कि बच्चों को असल ज़िंदगी से इंटरेक्ट कराना है। ठीक है, उनको जो है मरबूत करना है, हमको अलग से बच्चों पर थोपना नहीं है कि ये पढ़ाई है आप नहीं। हमारे हर एस्पेक्ट में हर चीज़ को हम यूज़ करते हैं ज़िंदगी के। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 15 है, ग्रामर क्लास के तालिब इल्म के लिए कौन सा उसूल मावन है? कौन सा उसूल है? ग्रामर पर मबनी सरगर्मी में मसरूफ रखना जो उन्हें गौर व फिक्र में मावन व मददगार साबित हो सकता है, मगर हम दूसरे ऑप्शंस देखे बगैर इसको सही नहीं मान सकते। बी है मिसालों के जरिए कुछ उसूल बताइए। जी नहीं। कौन सा उसूल मावन है पूछ रहे हैं बच्चों के लिए? सरगर्मी को पूरा करने के लिए ग्रामर के उसूलों को इरादतन सोचे। इससे इरादतन सोचने से कुछ नहीं मिलता। टीचर ग्रामर की गलतियों को नज़रअंदाज करे? बिल्कुल नहीं। तो ग्रामर क्लास के तालिब इल्म के लिए कौन सा उसूल मावन है कि ग्रामर पर मबनी सरगर्मी में मसरूफ रखना चाहिए हमको बच्चों को, जो उन्हें गौर व फिक्र करने में मावन व मददगार हो। ठीक है, सवाल नंबर 16 है, किसी तहरीर के किसी पहलू का अंदाज़ा सबसे पहले लगाया जाता है? ए है नहवी साख्तों से, बी है लफ्ज़ों की तादाद से जो सबसे नुमायाँ पहलू है, सी है मवाद और इसमें शामिल ख्यालात की मानवियत से यानी कि मायनों से, यानी कि मायनों से, मानवियत भी कह सकते हैं आप इसको, ज़ख़ीरा अल्फाज से। देखिए, हमको तहरीर के किसी पहलू का अंदाज़ा हम कब लगा सकते हैं? सिर्फ नहवी साख्त से नहीं लगा सकते हम, और लफ्ज़ों की तादाद से तो बिल्कुल नहीं, मवाद और इसमें शामिल ख़यालात की मानवियत से। तो ये क्या है? हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, मानवियत से सही हो जाएगा, ज़ख़ीरा अल्फाज से नहीं। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाएंगे। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। उर्दू के कंटेंट को बहुत कम वक्त रह चुका है हम लोगों के पास, तो इसलिए प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसको ज़रूरत है उनको, जिसे नहीं है उनको भी शेयर कीजिए, क्या पता उन्हें ज़रूरत पड़ जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्लीज़ क्लिक कर लें आप लोग, ताकि आप लोगों को वक्त दर वक्त इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।